students, I welcome you to this session of our lecture, and today we will study gravity. One question we will revise, and after that we will study graphs. This is very important to understand. Okay, so ग्राफ में एक्चुअली जो भी हम लोग पढ़े हैं, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन एस वर्सेस टी। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एस इज इक्वल टू समथिंग इनटू सपोज 8 इंटू टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का रिलेशन दिया हुआ है, तो इससे हम लोग को क्या ग्राफ आएगा, किस टाइप का ग्राफ आएगा, ये कैलकुलेट करना होगा। ये कैलकुलेट नहीं, ये ड्रॉ करना होगा ग्राफ अपने को। समटाइम्स अपने को ग्राफ दिया रहेगा, उसमें आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब मार्क करना होगा, ये सब दिखाना होगा। तो हम लोग ग्राफ को आज पूरी डिटेल में पढ़ेंगे और ग्राफ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आज टाइम मिला तो आज, नहीं तो टुमारो वी विल सॉल्व 4-5 questions, because graph is very important and analysis of graph is also important. Drawing of graph and analysis of graph, both are very important. Okay, so now we will solve this question which I have written on the board first, and after that we will move forward. Okay, so the question is, a ball is thrown up from roof of a building. एक बिल्डिंग हम लोग बना लेते हैं। ओके, ये तीन मंजिल बिल्डिंग है, अलग अलग कंपार्टमेंट है। ओके, इसका वॉल है बाहर का, एंड दिस इज ग्राउंड। So the question is, a ball is thrown up from roof of a building of height 20 meter. Height of this building is 20 meter. 20 meter, okay. Calculate maximum height from the ground reached by the ball and time taken. Maximum height, ये क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि इस बॉल को यहां से फेंका गया, क्वेश्चन में, और ये बॉल यहाँ पे आके गिरा। There is one data which is missing. So you have to guess which data is required first to solve this question. Okay, this will be maximum height reached by the ball. ये छत से इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं और ये बॉल नीचे आके गिरता है। ये हाइट अपने को दिया हुआ है 20 मीटर, एंड वी हैव टू कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। मैक्सिमम हाइट कितना होगा फ्रॉम द ग्राउंड, यहाँ पे ये दिया हुआ है फ्रॉम ग्राउंड। ओके, एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी, मींस वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम taken by the ball to reach from this point to this point and again from this point to this point. समझ में आ रहा है? बॉल ऐसे फेंक रहे हैं तो बॉल ऊपर जाएगा और नीचे आएगा फिर, तो इसमें यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा और यहां से आने तक कितना टाइम लगेगा, ये कैलकुलेट करना है। तो इसमें कौन सा डाटा मिसिंग हो सकता है, आप कौन सा डाटा मिलेगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। Think. Yes, I got it. Velocity. वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी अपन दे दें, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और फिर यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट कितना होगा। इनिशियल वेलोसिटी, बेटर टू से इनिशियल वेलोसिटी
u is equal to, it is given means not 10 meter per second, 4 meter per second. ओके, सो हम लोग साइन कन्वेंशन क्या पढ़े थे? अगर ऊपर डायरेक्शन में अगर कोई भी क्वांटिटी है दैट विल बी टेकन पॉजिटिव, नीचे डायरेक्शन में कोई भी क्वांटिटी है तो दैट विल बी टेकन नेगेटिव। अगर यहाँ से यहाँ तक जो बॉल गिर रहा है तो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है इस डायरेक्शन में, सो वी विल एज्यूम दिस डायरेक्शन एज नेगेटिव हाइट। ओके, तो फर्स्ट लेट अस कैलकुलेट व्हाट इज द हाइट रीच्ड। ठीक है, हम लोग को क्या दिया हुआ है? मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। मैक्सिमम हाइट जब जाएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अपने को ये क्वांटिटी पता है कि फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0। तो हम लोग कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे तो पहले उसमें ये देखेंगे कि फाइनल वेलोसिटी आना चाहिए। तो वी हैव v इज इक्वल टू u प्लस एटी एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये फॉर्मूला हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन से इसको यूज करेंगे टू कैलकुलेट दिस वन। ओके, तो v is what? 0 is equal to u square. U is, what is the value of u? 4 square plus 2 into acceleration is what? Acceleration due to gravity is in this direction, नीचे के डायरेक्शन में, तो acceleration is minus 10 into h. Let this height become this height is h1. Okay, so suppose this is h1, so we will solve this and we get what? Minus 16 is equal to minus 20 h1. Implies what? h1 is equal to 16 by 20 is equal to 0.8 meter. मीन्स h1 आया अपने को 0.8 मीटर। यहां से यहां तक बॉल जो गया जहां इसका वेलोसिटी 0 हुआ वो पॉइंट है h इज इक्वल टू 0.8 मीटर। यहां से बॉल वेलोसिटी जब 0 हो गया तो क्या करेगा? एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा और एक्सेलरेशन इज हाउ मच? Acceleration is always 10 meter per second square in this direction only. So in second question we have to calculate time taken to complete the journey. Okay, तो जर्नी कंप्लीट करने के लिए यहाँ से यहाँ तक टाइम लगेगा, तो कितना टाइम लगेगा? हम लोग v इज इक्वल टू u प्लस एटी ये लगाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितना है? 0 इज इक्वल टू u in this direction. So what is the value of u? 4 meter per second plus plus a is acceleration is minus 10 into t, so implies what? 10t is equal to 4, so t is equal to 0.4 second. हम लोग इसको एज्यूम करेंगे t1, h1 तक जाने में टाइम t1 लगा तो t1 इज इक्वल टू 0.4 सेकेंड। अब ये टोटल हाइट हम लोग सपोज करते हैं h2, तो h2 कितना हो गया? ये एक पार्ट सॉल्व हुआ, एक पार्ट तो आंसर यहीं पे आ गया। h2 हम लोग फाइंड करते हैं, h2 कितना है? दिस हाइट प्लस दिस हाइट। ओके, इस दोनों का सम हो जाएगा कितना? h2, so h2 is equal to h1 plus height of building which is 20 meter is equal to 0.8 plus 20 meter is equal to 20.8 मीटर। यहां तक आ गया बॉल। अब क्या हम लोग कैलकुलेट करेंगे ऊपर से नीचे गिरने तक। ऊपर से जब नीचे गिरेगा तो उसमें कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग उसमें फॉर्मूला, विच फॉर्मूला वी विल यूज? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बिकॉज हम लोग को h दिया हुआ है, इस डायरेक्शन में। तो h हम लोग क्या बोले थे कि यहाँ से जब नीचे की तरफ जाएगा तो ये हाइट निगेटिव लेंगे हम लोग,
क्योंकि नीचे की साइन कन्वेंशन सेज इफ एनी क्वांटिटी इज इन डायरेक्शन डाउनवर्ड, if its direction is downward it will be taken negative. Okay, so h is equal to minus 20.8 is equal to, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गया तो ये हो जाएगा इसका u, जो यहाँ पे वेलोसिटी होगा वही u हो जाएगा, एंड u इज जीरो प्लस 1/2 into acceleration is what, minus 10 into t square. Okay, so we get minus 20.8 into 2 is equal to minus 10 t square. So t square is equal to what? This one. T is equal to under root 4.16. So what will be this time? 2 point, I think it will be 0.4. Okay, let it be. So this is let t2. Please calculate this under root, as it is going to be a little bit tough for me to calculate. So please calculate this, and then what we have to find, time taken to complete the journey. So what will be the total time? T1 plus T2 will be total time, which is 0.4 second plus 2.04 second is equal to 2.44 second is equal to total time to complete the journey. Okay, समझ में आ रहा है? प्लीज आप लोग थियरी को रिवाइज करिए एंड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज व्हाट्सएप मी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। इफ यू आर गेटिंग डाउट यू कैन व्हाट्सएप मी। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ्स के बारे में। ग्राफ्स का ओरिजिन कहां से होता है? पहले तो लेट अस अंडरस्टैंड बेसिक्स। ये है एक्स कोऑर्डिनेट, ये आप लोग पढ़े होंगे। ये है वाई कोऑर्डिनेट, जैसे इस टाइप से इधर हम लोग जाएंगे, ये पॉइंट होता है 0 0 ग्राफ में। इधर हम लोग जाएंगे तो x का वैल्यू बढ़ते जाएगा। सपोज दिस इज x इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, इस डायरेक्शन में हम लोग जाते हैं। अगर हम लोग इस डायरेक्शन में जाते हैं तो 1 2 3 4, इस पे x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा। क्यों 0 रहेगा भाई? इस डायरेक्शन में हम लोग बढ़े नहीं, x 1 हुआ ही नहीं, हम लोग सीधे ऊपर तरफ जा रहे हैं, तो ये वैल्यू y चेंज करते रहेगा। x इसमें कोऑर्डिनेट अगर लिखना हुआ तो 0 1 0 2 0 3 इस टाइप से कोऑर्डिनेट्स आएंगे। अगर हम लोग बीच में कहीं पे जाते हैं तो इधर x कोऑर्डिनेट भी बढ़ेगा, इधर y कोऑर्डिनेट भी बढ़ेगा। ओके, तो हम लोग पॉइंट लिखेंगे समथिंग सम वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा, अल्फा 1 बीटा 1, मतलब कोई भी वैल्यू आएगा, जीरो नहीं होगा। अगर x इस एक्सिस पे हम लोग रहेंगे तो ये जीरो आएगा। कोई कर्व दिया रहता है, जब हम लोग को एक्स वाई प्लेन में कोई कर्व दिया रहता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ये इक्वेशन, ये बहुत डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में। ये जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, अगर एक्स वाई में कोई भी इक्वेशन दिया गया है, कोई भी इक्वेशन एक्स वाई में दिया गया है, तो उसका एक पॉसिबल ग्राफ होता है, इसका एक पॉसिबल ग्राफ होता है, और वो ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये जो इक्वेशन है,
इसका ग्राफ होगा ये, एक सर्कल होगा जिसका रेडियस 2 मीटर होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एंड आर इज 2 मीटर है। ओके, कोई भी इक्वेशन, दो वेरिएबल का कोई भी इक्वेशन है तो दोनों में एक ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग रिलेशन अभी तक पढ़ते आए हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व किए बहुत सारा, x इज इक्वल टू 2t प्लस 4, तो जैसे वहां x y और x में रिलेशन था, वैसे यहाँ पे x एंड t में है, दो वेरिएबल है x एंड t, मतलब कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन x डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक कोऑर्डिनेट टाइम का होगा, एक कोऑर्डिनेट डिस्प्लेसमेंट का होगा, ये कोऑर्डिनेट होगा टाइम का, ये कोऑर्डिनेट होगा डिस्प्लेसमेंट का, x लिखे हैं s लिखे हैं, तो हम लोग को ग्राफ बन जाएगा, कुछ भी ग्राफ आएगा। पहले अभी मैं यही समझा रहा हूं कि ग्राफ का ओरिजिन कहां से हुआ है। ठीक है, तो ये जैसे टाइम t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो टाइम t इक्वल टू 0 का इस एक्सिस पे कहीं पे भी टाइम t इज इक्वल टू 0 आएगा, t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा 4 टाइम t, तो अपना एक ये पॉइंट हो गया, t इज इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 4, t इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 पे, ओके इसको माइनस लेते हैं, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। t इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू -4 आएगा, तो अपना एक ये पॉइंट हो गया। x इज इक्वल टू अगर 0 लेते हैं, यहाँ पे 0 पुट कर देते तो 2t -4, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 2, मतलब x 0 कहाँ पे होगा, x इस डायरेक्शन में वेरी हो रहा है, तो x 0 कहाँ पे होगा 2 पे, तो हम लोग ये जो स्ट्रेट लाइन होगा यही इस इक्वेशन का ग्राफ होगा। इस पे आप कोई भी पॉइंट लीजिए, t इज इक्वल टू कुछ ले लीजिए 4 ले लीजिए, t इक्वल टू 4 पे x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 लेंगे तो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 मीटर, मतलब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, t इज इक्वल टू 4 पे ये पॉइंट आ जाएगा, t इज इक्वल टू 6 पे ये पॉइंट आ जाएगा। तो हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी इक्वेशन x y में दो वेरिएबल, वेलोसिटी टाइम का रिलेशन, वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन दिया है, एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशन दिया है, तो उसका एक ग्राफ बनेगा, ग्राफ पॉसिबल है उसका। ओके, हम लोग बेसिक जो डेफिनेशन पढ़े थे, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt is equal to what, स्लोप ऑफ, यहां से आप लोग नोट करेंगे, स्लोप ऑफ xt कर्व, मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ आता है, कुछ भी ग्राफ ड्रॉ किए हम लोग, इस टाइप से ग्राफ किए, इस टाइप से ड्रॉ किए, तो इसका जो स्लोप आएगा वो वेलोसिटी देगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ का स्लोप अपने को वेलोसिटी देगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt is equal to what, slope of velocity time graph, ये मीनिंग सेम है दोनों, कर्व और ग्राफ का। ओके, जब हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसका जो स्लोप आएगा वो क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, एक्सेलरेशन। ये आप लोग दिमाग में रखेंगे, राइट, प्लीज नोट दिस definitions and I will tell you its significance later. Okay, यहां से हम लोग ड्रॉ करते हैं dx is equal to v dt। ओके, तो ये x और वेलोसिटी टाइम में रिलेशन है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे
तो क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रल वी डी टी। तो जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व का ग्राफ आएगा, उसका एरिया, सपोज इस टाइम से इस टाइम तक हम लोग ये कर रहे हैं, तो कंसीडर कर रहे हैं, तो ये जो एरिया होगा वो हम लोग को देगा इसका डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया देगा अपने को डिस्प्लेसमेंट। dv इज इक्वल टू ए डी टी, यहां से हम लोग को आ रहा है। इसे लिख दूंगा, फिर आप लोग को याद नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा, फिर उस टाइम पे आप कंफ्यूज होंगे। तो ये कहाँ से आ रहा है? बेसिक दो डेफिनेशन पढ़े थे, उसी से सब कुछ आ रहा है। dx इज इक्वल टू वी डी टी, तो इंटीग्रल करेंगे तो एरिया, इंटीग्रेशन मीन्स एरिया। आप लोग पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, आप लोग पढ़े होंगे कि स्लोप जो होता है वो डिफरेंशिएशन कहीं भी आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ टू क्वांटिटी, तो अपने को स्लोप मिलेगा, और एरिया इंटीग्रेशन फॉर्मूला में आएगा, तो ये एरिया देगा। इंटीग्रेशन मीन्स एरिया कर्व में। ओके, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ये कर्व है, ठीक है। ये कर्व है, सपोज दिस इज t1, दिस इज t2। तो t1 से फ्रॉम t1 टू t2 कंसीडर करते हैं अगर हम लोग, तो ये जो स्लोप आएगा इसका थीटा, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे ये चीज, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये जो स्लोप आएगा उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो ये कैसे आएगा? dv बाई डी टी, ये स्लोप इज इक्वल टू dv बाई डी टी। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? स्लोप कहीं भी आएगा, अच्छा ये नहीं देखें, स्लोप इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन, स्लोप इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन होगा तो स्लोप आएगा। और इसी में ये जो एरिया अगर हम लोग निकालते हैं इस कर्व का, इस कर्व का अगर एरिया निकालते हैं, एरिया, तो ये एरिया क्या देगा? अपना डिस्प्लेसमेंट। कैसे देगा? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट dx इज इक्वल टू वी डी टी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इंटीग्रल वी डी टी। तो इंटीग्रेशन आ रहा है तो ये एरिया होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करते करते आप ये चीज दिमाग में बैठा लेंगे कि किसी भी, एक मिनट, 1 मिनट प्लीज। किसी भी एरिया का इंटीग्रेशन, किसी भी एरिया का एरिया निकालना है तो हम लोग को इंटीग्रेट करना होगा, और वो इंटीग्रेशन अपने को अलग अलग ये वैल्यू देगा। जैसे वेलोसिटी टाइम कर्व है उसका इंटीग्रेशन, एरिया उसका डिस्प्लेसमेंट देगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर दिया हुआ है उसका इंटीग्रेशन करके एरिया निकालते हैं तो वेलोसिटी देगा, ठीक है। हम लोग अब केसेस देखते हैं, केसेस से क्लियरली समझ में आएगा। पहले ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मींस पोजीशन बता रहा है, इस एक्सिस पे अपना पोजीशन बता रहा है, इस एक्सिस पे टाइम।
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का कर्व कुछ ऐसे आया तो क्या हो गया, बताइए आप लोग। ये टाइम बढ़ते जा रहा है, ग्राफ में देखें, हम लोग मेन ग्राफ को कंसीडर करते हैं, तो टाइम ये बढ़ते जा रहा है, इस टाइम इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन इसका ऊपर कुछ वैल्यू होगा ये डिस्प्लेसमेंट का, सपोज दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 8, 10, 12, ये 12 है, वो ये 12 ये टाइम बढ़ते जा रहा है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, पार्टिकल इज एट रेस्ट। सो दिस ग्राफ स्टेट्स particle is at rest, पार्टिकल का पोजीशन इज नॉट चेंजिंग एट ऑल। ओके, तो ये ग्राफ बताता है अपने को पार्टिकल इज एट रेस्ट। एक दूसरा जो तरीका मैं बताया था कि किसी भी ये आप लोग नोट किए कि नहीं, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt, ये नोट किए हैं ना, ये मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कर्व का स्लोप, स्लोप क्या दिखाएगा, वेलोसिटी। ओके, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का स्लोप, लेकिन इसका स्लोप तो जीरो है, पैरेलल है, पैरेलल टू टी एक्सिस। ओके, तो इसका स्लोप जीरो है, स्लोप जीरो है, इसीलिए व्हाट, वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। इसका वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि स्लोप जीरो है। हम लोग ऐसे भी अपने अंडरस्टैंडिंग से देखें कि ये टाइम बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग, सो व्हाट, इट्स वेलोसिटी इज जीरो। ओके, तो पार्टिकल इज एट रेस्ट, यहाँ पे आप नोट कर लेंगे, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ग्राफ देखते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही है, और ये ग्राफ कुछ इस टाइप से आया है। तो इसमें क्या दिख रहा है, जैसे पहले दिख रहा था ये कांस्टेंट है अपना, ये इधर तो बढ़ ही नहीं रहा है, इधर कोई इंक्रीमेंट नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है। लेकिन ये जो ग्राफ देख रहे हैं इसमें ये दिख रहा है हमको कि जैसे टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे अपना ये पोजीशन भी बढ़ रहा है, as the time is increasing in this direction position is also changing। okay, पोजीशन चेंज हो रहा है, मतलब क्या, पोजीशन चेंज हो रहा है, इसका ये मतलब है कि इसमें कुछ वेलोसिटी है और ये चल रहा है किसी एक डायरेक्शन में, किसी डायरेक्शन में दिस पार्टिकल इज मूविंग ऑल्सो। हम लोग अपने पिछले कंसेप्ट से देखते हैं कि dx बाई dt स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, xt कर्व का जो स्लोप होगा वो अपना वेलोसिटी देगा, तो इसका जो स्लोप है tan थीटा, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, इसका स्लोप ये थीटा कुछ आएगा, तो tan थीटा का कुछ वैल्यू होगा, tan थीटा इज इक्वल टू p बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इसका कुछ वैल्यू आएगा। ओके, ये जीरो नहीं होगा, ये वैल्यू जीरो नहीं होगा, तो इससे हम लोग को ये प्रूव हो रहा है कि दिस पार्टिकल इज मूविंग, पार्टिकल इज moving with some velocity। okay, इनिशियली t इज इक्वल टू जीरो पे देखें, एट t इज इक्वल टू जीरो ये पोजीशन कितना है, ये वैल्यू है समथिंग इज नॉट, तो टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल ओरिजिन पे नहीं है, टाइम t इज इक्वल टू एट t इज इक्वल टू जीरो पार्टिकल इज नॉट एट ओरिजिन, प्लीज नोट इट डाउन, particle is not at
origin, particle is at s नॉट, कुछ डिस्टेंस चल चुका है s नॉट, t इज इक्वल टू 0 पे हम लोग वहां से कंसीडर कर रहे हैं। जैसे इस केस को ऐसे समझ सकते हैं कि रेस हो रहा है, एक 10 साल का बच्चा है और एक 5 साल का बच्चा है, दोनों रेस लगाना है। तो हम लोग दोनों को एक साथ खड़ा करके रेस नहीं लगवा सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, रेस लगाने के लिए t इज इक्वल टू 0 पे दोनों को बराबर खड़ा होना चाहिए एक पॉइंट पे, लेकिन एक पॉइंट खड़ा ना होके छोटे बच्चे को थोड़ा आगे खड़ा कर देंगे, 10 मीटर आगे खड़ा कर देंगे। जैसे 30 मीटर का रेस है तो उसको 10 मीटर पे खड़ा करेंगे, बड़े बच्चे को पीछे खड़ा करेंगे। तो वैसे हम लोग देखेंगे तो जो छोटा बच्चे का ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप का बनेगा। t इज इक्वल टू 0 पे ये छोटा बच्चा जो है वो 10 मीटर पे खड़ा है। वही बड़ा बच्चा का अगर ग्राफ बनाना होगा तो t इज इक्वल टू, ये t है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम है, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, तो t इज इक्वल टू 0 पे ये बड़ा बच्चा कुछ इस टाइप से, सॉरी, उसका मूवमेंट कुछ इस टाइप का होगा। t इज इक्वल टू 0 पे यहीं पे होगा और ये स्लोप थोड़ा खड़ा रहेगा क्योंकि बड़ा बच्चा जो है वो ज्यादा स्पीड से दौड़ेगा। स्लोप क्या रहता है, वेलोसिटी, तो इसका tan थीटा थोड़ा ज्यादा होना चाहिए छोटे बच्चे से। ओके, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे है, तो ऊपर वाला ग्राफ थोड़ा ऐसे ऊपर सीधा जाएगा, खड़ा रहेगा क्योंकि बड़े बच्चे का स्पीड ज्यादा होगा। ओके, अगर इसी केस का ये लेते हैं, एक्सेलरेशन क्या होगा इसमें, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, हम लोग ये देख रहे हैं कि ये स्लोप कांस्टेंट है, tan थीटा कुछ पार्टिकुलर वैल्यू और टाइम डिपेंडेंट नहीं है, तो एक्सेलरेशन डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, dv बाई dt। हम लोग को कांस्टेंट वेलोसिटी आएगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0। मैं याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, टीचर्स आपको ये बोल देंगे कि सीधे ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये स्ट्रेट कर्व है तो ये वेलोसिटी का कुछ वैल्यू आएगा और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। मैं वो याद करने के लिए आपको नहीं बोला, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो dv बाई dt इक्वल टू 0। वेलोसिटी कांस्टेंट है, कहाँ से पता चल रहा है, इसके स्लोप से, इसके स्लोप से पता चला अपने को कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, सो dv बाई dt इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 0, एक्सेलरेशन इज 0। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट ग्राफ्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ग्राफ समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए थोड़ा डिटेल में स्लोली मूव करेंगे। ओके, लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम, ये मैन 1, मैन 1 है, ये मैन 2 है। ओके, सो हम लोग को ये बताना है, इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट बता रहा है कि कितना आदमी मूव किया। सपोज 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, और टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, यहीं तक हम लोग एनालिसिस करते हैं। ये मैन 1 का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये वाला। ये मैन 2 का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो आपको ये बताना है कि किसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। आप लोग पीछे का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं और समझने की कोशिश करें कि किसका वेलोसिटी ज्यादा है, मैन 1 और मैन 2, बताइए। ओके, चलिए मैं बताता हूँ।
पिछले कॉन्सेप्ट्स में हम लोग ये पढ़े थे क्या कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, एक बार और आप लोग लिख लीजिए ताकि ऑन ST कर्व, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, ऑन ST कर्व slope of the curve gives velocity. Okay, if graph is a straight line, then velocity is equal to constant. Okay, if graph is curved line, then velocity is not constant, hence has some acceleration. इसलिए इसके पास कुछ एक्सेलरेशन होगा। समझिए, 2 पॉइंट लिखे हैं, पॉइंट 1, एक पॉइंट ये, पॉइंट 2, पॉइंट 3। पॉइंट 2 में इफ ग्राफ इज a straight line then velocity is equal to constant. पॉइंट 2 इज स्ट्रेट लाइन, इस दोनों केस में हम लोग देख रहे हैं पॉइंट ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है, कर्व नहीं है, मींस कर्व मींस कुछ इस टाइप का ग्राफ, ऐसे ग्राफ हो या फिर ऐसे हो, इस टाइप का स्ट्रेट लाइन है तो क्या हुआ, मींस इसका वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट मींस अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, एक्सेलरेशन रहेगा तो वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, घटते जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन अगर 0 है तो तभी वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। तो ये क्या एम्प्लॉय करता है, एक ही चीज समझाना पड़ रहा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 ग्राफ 2, मींस इक्वेशन स्टेटमेंट 2, एक्सेलरेशन 0 होगा, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। थर्ड केस में कर्व्ड पाथ है, ये कर्व्ड पाथ है जैसे इस टाइप का, तो इसकी एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि स्लोप ऑफ द कर्व गिव्स वेलोसिटी। तो मैं ये पूछा था कि दोनों में वेलोसिटी किसका जाता है, मैन 1 का जाता है या मैन 2 का जाता है। तो स्लोप देखेंगे अगर तो ये आएगा अपना tan थीटा, कुछ इसका आएगा थीटा और इसका आएगा बड़ा थीटा आएगा थीटा। ऑब्वियसली है कि इसका स्लोप ज्यादा है, सिंस slope of graph of man 2 is greater than slope of graph of man 1. So velocity of man 2 is greater than velocity of man 1. बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, दोनों समझ गए तो ये कुछ नहीं है, स्ट्रेट लाइन है और इसका वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन है और इसका ग्राफ, इसका स्लोप ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा होगा। इसी क्वेश्चन का आंसर एक दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 दोनों आदमी बराबर पे है, 0 0 पे, क्योंकि ग्राफ 0 पे शुरू हो रहा है, पोजीशन बता रहा है। और ये पोजीशन है, ये ग्राफ है, ग्राफ कैसे ड्रॉ किया गया, टाइम वर्सेस पोजीशन, मतलब इसका पोजीशन इस टाइम पे यहाँ पे है, इस टाइम पे यहाँ पे है,
3 सेकंड पे यहाँ पे है, और ये इसका पोजीशन कुछ ये पोजीशन यहाँ पे है 4 सेकंड पे, एक 0 सेकंड पे यहाँ पे है, मीन्स 0 पे है दोनों टाइम, 0 सेकंड पे दोनों 0 इक्वेशन पे ही खड़ा है। लेकिन 1 सेकंड पे देखते हैं तो ये 5 मीटर कुछ कवर कर चुका है मैन 2, लेकिन ये कुछ 1 मीटर ही कवर किया है। देखने से लग रहा है ये मैन 1 का ग्राफ 1 पे ही आ रहा है ऐसे 1 सेकंड पे, लेकिन मैन 2 का ग्राफ देखिए तो ये 5 मीटर पे जा रहा है। अगर 3 सेकंड पे देखें तो मैन 1 कुछ यहीं तक आया है, ये पॉइंट कितना होगा अपना 8 मीटर होगा या 9 मीटर होगा, लेकिन मैन 2 का देखें तो ये 25 मीटर जा चुका है। इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन 2 इज ग्रेटर। वो स्लोप के अलावा भी अगर लेमैन के भाषा में देखें, इफ यू विल अंडरस्टैंड इन द लैंग्वेज ऑफ लेमैन, व्हाट इक्वल टाइम में मैन 2 ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसीलिए वेलोसिटी ऑफ मैन 2 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ मैन 1। दिस वाज द क्वेश्चन। ओके, सॉल्व सम क्वेश्चन, or I can solve some question of gravity. I will teach graph in depth, velocity time graph, acceleration time graph, its analysis। इतने देर से जो मैं कर रहा था वो एनालिसिस ही था, ये भी एक एनालिसिस ही है, तो एनालिसिस करना मोर इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप लोग को मोस्ट प्रोबेबली समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करिए ग्रेविटी पे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। ओके।